नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो जैसे हम फिर आपके लिए आज 8 बिजनेसेस पर कवरेज लेकर आए हैं जिन्होंने अप्रैल से जून के महीनों के लिए अच्छे अपडेट्स निकाले हैं। सारी कंपनियां अपडेट्स नहीं निकालती हैं, मेनली आपके फाइनेंशियल्स, रिटेल, ज्वेलरी और कुछ एफएमसीजी और आयरन एंड स्टील बिजनेसेस ही अपडेट्स निकालते हैं। तो आज भी हम इन्हीं सेक्टर्स के स्टॉक्स को देखेंगे। तो अब चलिए बिना कोई देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिज़नेस जिसका अच्छा अपडेट आया है वो है नायका या एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स। यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे कि Q1 में इनके कंसोलिडेटेड जीएमवी और एनएसवी में अर्ली 30s में ग्रोथ आई है। माने कि 31 से 33% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है नायका ने। और जो सेल्स ग्रोथ है वो आपकी नियर 30s के आसपास आई है। नियर 30s आपका 27 से 29% होता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आप इन शब्दों पर गौर करिएगा कि इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पर हम आगे और बात कर रहे होंगे। और बाकी आप देखोगे कि एनएसवी और सेल्स ग्रोथ इनके ब्यूटी सेगमेंट में अर्ली 20s यानी कि 21 से 23% में है, और इनका जो फैशन बिजनेस है वहाँ पर तो ग्रोथ आपकी मिड 50s में रहेगी, 55% के आसपास। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी इसको समझ लेते हैं कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू और नेट सेल्स वैल्यू का मतलब क्या होता है। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू या जीएमवी का मतलब होता है कि कस्टमर्स ने टोटल कितने के प्रोडक्ट्स खरीदे नायका से या कितने का सामान ऑर्डर किया। और एनएसवी बताता है कि कोई डिस्काउंट्स, रिफंड्स या कैंसलेशन जो भी हुए तो उसके बाद नायका के पास कितना पैसा आया। तो यहाँ देखिए, मैट्रिक से ज़्यादा आप ग्रोथ पर ध्यान दो कि बिजनेस में तेज ग्रोथ आ रही है, उसमें आप मैट्रिक पर इतना ज़्यादा जोर मत दो। और जो आप यहाँ पर देखोगे कि ये बिजनेस आपका 22 से 23% की रेंज में ग्रो करता था, फिर वो ग्रोथ बढ़कर 24-25% के आसपास पहुंची, और अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि ग्रोथ लगभग आपकी 30% के आसपास आ रही होगी। तो जो हम आपको बोल रहे थे कि ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट, तो जो मार्च क्वार्टर में हमें 28.5% की यहाँ सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये अब आती रहेगी। ये बिज़नेस पहले भी एक हेल्दी डिसेंट रेट से ग्रो करता था, पर अब इसमें ना ग्रोथ रेट तेज़ हो रहा है, और आगे चल के ये और तेज़ ग्रो कर रहा होगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले ट्रेन मान लेते हैं 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही थी, पर अब उसकी स्पीड तेज़ होकर 30 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो ये जो ग्रोथ रेट में बदलाव होता है ना, ये बहुत वैल्यू क्रिएट करता है। और क्योंकि ये एक प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, तो ये और भी अट्रैक्टिव बन गया है। जैसे हम आपको बारी-बारी बताते आए हैं कार्टरेड, ब्लैकबक और औरों के एग्ज़ाम्पल से कि कोई प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस में ख़ासियत क्या होती है कि जब उनकी सेल्स बढ़ती हैं, तो खर्चे तो काफ़ी हद तक वही रहते हैं। वेबसाइट और ऐप चलाने का खर्चा उतना नहीं बढ़ता। इस वजह से फिर जो आपकी प्रॉफ़िट ग्रोथ आती है, वो तो आपकी काफ़ी अच्छी होती है। तो भले अभी आपको नायका 400, साढ़े 400 के पीई पर ओवर वैल्यूड लग रहा होगा, पर आप एक चीज़ समझो कि अभी कंपनी ना अपने ग्रोथ फ़ेज़ में है, और यहाँ से जैसे-जैसे और सेल्स आएँगी, तो अपने आप इनके मार्जिन्स और बेहतर होते चले जाएँगे। तो वो जो 400 का पीई है ना, वो देख के आपको घबराना नहीं है। आपको प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस की यहाँ पर ख़ासियत समझनी है। और अभी नेट प्रॉफ़िट या ईपीएस की जो आपकी संख्या है ना, वो भी छोटी है। इस वजह से पीई रेशियो आपको और ज़्यादा इतना इन्फ्लेटेड लग रहा है। पर आप देखना कि कितना स्पीड से ये आगे कम होता हुआ आपको दिखेगा। और इनके जो मल्टीपल बिज़नेस डिविज़न्स हैं, सभी अभी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। जैसे नायका का जो बिज़नेस है, वो 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है ब्यूटी का, जहाँ ये स्किन केयर, हेल्थ केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन भी अपने स्टोर्स के ज़रिए बेचते हैं। दूसरा इनका फैशन सेगमेंट है, जहाँ ये कपड़े, फुटवियर और एक्सेसरीज़ वगैरह बेचते हैं, मिंत्रा जैसे। और तीसरा है हाउस ऑफ नायका, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जिसमें कंपनी अपने खुद के ब्यूटी और फैशन ब्रांड्स बना रही है। और इन्होंने कुछ नए भी एक्वायर किए हैं बाहर से, जैसे के ब्यूटी हो गया और डॉट एंड की वगैरह हो गए। तो इसके अलावा नायका ना अपने सुपर स्टोर के ज़रिए अब अन्य रिटेलर्स और सैलून्स वगैरह को भी अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है। और यहाँ दाहिने हाथ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इंडिया का जो ब्यूटी और पर्सनल केयर बीपीसी मार्केट है, यहाँ पर भी ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है। आपका ये सेगमेंट 9% सीएजीआर से ग्रो करता आया है, और आगे ये 12% से ग्रो कर रहा होगा। माने कि सेक्टर ही आपका अच्छा कर रहा है। लोगों की इनकम्स, अवेयरनेस बढ़ने से लोग लाइफ़स्टाइल में अपने इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। ब्यूटी और
पर्सनल केयर पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और जैसे हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दें, तो डर्मा कॉस्मेटिक्स एक सेगमेंट है, वो भी काफ़ी बूम कर रहा है, जिसमें आपके मिनिमलिस्ट या सीटाफिल जैसे ब्रांड्स आ जाते हैं। और एक्चुअली हम तो नायका पर एक डेडिकेटेड वीडियो करने का सोच रहे हैं, जिसमें ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में नायका कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग देखते हैं कि कैसा ऑडियंस की तरफ से इंटरेस्ट आता है, तो उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। खैर, इनका गाइडेंस है कि यहाँ से ये अगले 4 सालों में इनकी जो सेल्स हैं वो 2.5 से 3 गुना हो जाएँगी। एबिटा इनका 4 से 5 गुना करने का टारगेट है। और इसके अलावा इनका अंदाज़ा है कि आरओसीई जो अभी 21% है, वो 40% प्लस हो जाएगा। कंपनी का एफवाई 26 में 700 करोड़ रुपए का एबिटा था, 7% की एबिटा मार्जिन पर। और मैनेजमेंट आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा बुलिश है। उनका कहना है कि एबिटा आपका अर्ली से मिड टीन्स पहुंच जाएगा, माने कि ये लगभग आपका 13 से 16% के बीच में रह सकता है। मतलब यहाँ से एबिटा मार्जिन्स आपके डबल हो जाएंगे। तो ओवरऑल नायका एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है, और हमको लगता है कि आप सभी को एक बारी इस बिज़नेस को स्टडी करना चाहिए, और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आप सभी को ये बिज़नेस ट्रैक करना शुरू कर देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और पूनावाला फिनकॉर्प पर आते हैं। पूनावाला आपका बजाज फाइनेंस जैसे डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, और ये काफ़ी तेज़ ग्रो करते आए हैं। और यहाँ पे तो जैसे इन्होंने बस अपना एयूएम का नंबर दे रखा है कि Q4 तक एयूएम इनका 67 करोड़ रुपए का हो गया है। पर इनकी अगर जैसे हम आपको कैलकुलेट करके बताएं, तो ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त 63% की ग्रोथ बनती है, जो कि इनकी इस पूरे साल की 35 से 40% की गाइडेंस से काफ़ी ज़्यादा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एयूएम इनका बढ़िया 11% बढ़ा है, तो ओवरऑल ये अच्छा अपडेट है। माइक्रो फाइनेंस में जब डाउनटर्न आया था ना, तब तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर उसके बाद से पूनावाला काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता आया है। और जो मैनेजमेंट चेंज भी हुआ था, अब जो नए सीईओ आए हैं मिस्टर अरविंद कपिल, तो उनका एचडीएफसी बैंक में 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो वो अब अपने रोल में भी सेटल हो चुके हैं, और लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छे से पूनावाला को ग्रो करने पर प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमें सामने से दिख रहा है। और पूनावाला अभी अनसिक्योर्ड पर भी जोर दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये पूरा सिक्योर्ड ही जा रहे हैं अपनी गलतियों से सीख के। हाँ, पर ये है कि अब अनसिक्योर्ड में भी ये अलग-अलग वैराइटीज़ के लोन्स देख रहे हैं, और अब ये बजाज फाइनेंस जैसे अपना मिक्स डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। पूनावाला की बात हो रही है, तो एमएफआई में ही एक और प्लेयर है आई फाइनेंस, उसको देख लेते हैं। इनका भी अपडेट अच्छा आया है। और आई फाइनेंस के केस में इंटरेस्टिंग क्या है कि जैसे हम लोग अन्य माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स को देखते हैं कि उज्जीवन हो गया, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण या अरमान हो गए, तो ये काफ़ी हद तक स्ट्रेस से निकल चुके हैं और अभी अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। वहीं आई फाइनेंस के केस में ना, अभी भी ये एनपीएस वगैरह इनके बढ़े हुए हैं, पर इन्होंने भी अपनी ग्रोथ पर काम करना शुरू कर दिया है। और अन्य एमएफआईज़ में आप ग्रोथ प्ले कर रहे हो, रिकवरी वाले गेन्स वो दे चुके हैं। यहाँ आप एक तरह से एक स्टेशन पहले पहुँच गए हो कि रिकवरी भी प्ले कर सकते हो आप, और बाद में जो एयूएम ग्रोथ से वैल्यू बनेगी वो आपकी अलग। और आई फाइनेंस मेनली आपका छोटे शहरों और गाँव वगैरह में एमएसएमईज़ माने कि बहुत छोटे बिज़नेसेस को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स देता है। यहाँ पर आप एयूएम देखोगे तो पिछले साल से 28% बढ़ा है, जो कि इनकी 25 से 30% की गाइडेंस के रेंज में ही है। और डिसबर्समेंट्स माने कि नए लोन्स देखें तो 22% ग्रो किए हैं। नए बोरोवर्स एडेड में ये जो नए कस्टमर्स जुड़े हैं, वहाँ पर भी 38% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल ये अच्छे नंबर्स हैं, और यही हम आपको बता रहे हैं कि ये अभी थोड़ा स्ट्रेस में है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि इनके एनपीएस नंबर्स अभी भी बढ़े हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट कहता है कि एफआई 27 में बहुत स्पीड से हमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखेगी। तो जहाँ हम अन्य माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स में देखते हैं कि एक शार्प रैली देखने को मिली है, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट क्वालिटी बहुत तेज़ी से बेहतर हुई, तो आई फाइनेंस के केस में भी अभी वो हो रहा है। और आप चाहो तो इस बिज़नेस को खुद से एक बारी ट्रैक कर सकते हो। और फिर जब एसेट क्वालिटी पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ से फिर ये मोस्ट लाइकली और अपनी एयूएम और अपनी लोन बुक को ग्रो करने का ट्राई करेंगे, और अपना एयूएम और ग्रो करेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे आप अलग-अलग बिज़नेसेस को इन डेप्थ ट्रैक करके उनकी जर्नी में अलग-अलग स्टेजेस में अपॉर्च्युनिटी ढूँढ सकते हो। या कैसे नायका, जो अभी तक 20-25% के रेट से ग्रो करता हुआ एक बोरिंग सा बिज़नेस लगता था, अभी वहाँ ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है, तो वहाँ अपॉर्च्युनिटी बनती दिख रही है।
अगर आपको एक अच्छा निवेशक बनना है ना, तो आपको कंपनी में क्या चल रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये भी है कि किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इतना सारा समय देकर इतना रिसर्च करे और फिर अच्छे बिज़नेसेस को शॉर्टलिस्ट करे। इस सब में काफ़ी समय, काफ़ी मेहनत लगती है और जो आम एक रिटेल इन्वेस्टर है, वो इतना टाइम और एफर्ट नहीं डिवोट कर सकता है। तो इसलिए हमने आपके लिए सिंपली स्टॉक्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 75 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप, स्मॉल कैप बिज़नेसेस को एंड इवन कुछ मिड कैप एंड लार्ज कैप यूनिवर्स स्टॉक्स को आपके लिए क्लोज़ली स्टडी करते हैं। उनके कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वैल्यूएशन क्या है, नई अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ बन रही हैं, सब पर हम डिटेल में डिस्कशन करके आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। इस कम्युनिटी में हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन मेंबर्स के सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट तो बस और कम ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। खैर, वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं और अब चलिए नेक्स्ट हम लोग ज्वेलरी बिज़नेसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कल्याण है। Q1 में माने कि यही अप्रैल से जून के 3 महीनों में ओवरऑल कल्याण की सेल्स ग्रोथ अच्छी आई है। आप देखोगे कि सेल्स इनकी पिछले साल से 38% बढ़ी हैं और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 28% रही है। एसएसजी यानी वो ग्रोथ जो इनके पुराने स्टोर से आ रही है। आप ऐसे समझो कि जो आपके नए स्टोर्स खोलने से जो सेल्स आ रही हैं, वो अच्छी बात है, वो अलग है। पर पुराने स्टोर्स आपके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमें बताता है कि आप का जो बिज़नेस है उसकी मार्केट में, नॉट मार्केटिंग, मार्केट में उस बिज़नेस की स्टैंडिंग कैसी है, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। और यहाँ आप देखोगे कि बाकी जो इनका इंटरनेशनल बिज़नेस है, जिसमें इनके मिडल ईस्ट में जो स्टोर्स हैं वो आते हैं, तो उसमें वॉर के बावजूद भी ये 35% के आसपास ग्रोथ ले आए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो ये अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। ऐसे ही स्टोर काउंट की बात करें तो एफवाई 26 एंड या मार्च तक इनके दुनिया भर में 388 स्टोर्स हो गए हैं, 320 कल्याण के और 68 कैंडियर के। और हम ना मेनली अब अपने कन्वर्सेशन में कल्याण स्टोर्स को देखेंगे, बिकॉज़ कैंडियर अभी इनके लिए उतना बड़ा बिज़नेस एक्चुअली है नहीं। और इस क्वार्टर इन्होंने 12 नए कल्याण स्टोर्स खोले हैं। इनका इस साल 95 से 100 कल्याण स्टोर्स का और कुछ नई ये लोग रीजनल ब्रांड्स प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ पर कुल मिला के इनका 95 से 100 कल्याण स्टोर्स खोलने का गाइडेंस इन्होंने दिया था या टारगेट था। गाइडेंस के हिसाब से इनकी रफ्तार थोड़ी-सी धीमी है स्टोर एक्सपेंशन पर, वो एक चीज़ है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में इन्हें अपने स्टोर एक्सपेंशन को स्पीड अप करना पड़ेगा। पर ऐसा कई बार होता है, कंपनियाँ बाद के क्वार्टर्स में पिकअप कर लेती हैं। अब वैसे तो आपको कल्याण के नंबर्स अच्छे लगेंगे, पर इनके बिज़नेस अपडेट पर मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है। हम देख रहे थे कि ये 7-8% गिर भी गया था बिज़नेस अपडेट आने पर। और इसका कारण है कि टाइटन ने Q1 में बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करी है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि टाइटन का ज्वेलरी बिज़नेस 39% ग्रो किया है और ये ऑलमोस्ट एट पार है कल्याण के। तो मार्केट आप ऐसे देखो कि मार्केट ना हमेशा आपका कंपैरेटिवली देखता है। जैसे टाइटन कल्याण से साइज़ में काफ़ी बड़ा है और उसके बावजूद इसने कल्याण जितनी या उससे बेहतर परफ़ॉर्मेंस दिखाई है। हाँ, पर एक चीज़ और है कि हमने टाइटन के अपडेट में देखा था कि इनकी ना गोल्ड कॉइन्स की सेल्स ज़्यादा रही हैं। गोल्ड जो इतना रैली किया है ना, तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट लेड डिमांड काफ़ी आ रही है। लोग अब फोमो में काफ़ी सोना खरीद रहे हैं। गोल्ड कॉइन्स की सेल्स में डबल डिजिट ग्रोथ आई है, इन्होंने बताया अपडेट में। और डिटेल में हमें कॉन कॉल में पता चलेगा कि ये 39% में से कॉइन्स का कंट्रीब्यूशन कितना था और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल्याण की जो सेल्स हैं, वहाँ पर बुलियन सेल्स का कंट्रीब्यूशन कम हो, तो उनके मार्जिन्स बेहतर आएँगे। बिकॉज़ कॉइन्स एंड बार्स बेचकर ना ज्वेलरी रिटेलर्स ज़्यादा कमाते नहीं हैं एक्चुअली। पर अगर हम ऊपर-ऊपर से देखें, तो हाँ, साइज़ को भी ध्यान में रखकर देखें, तो ओवरऑल ये नंबर्स कल्याण से बेहतर हैं। अब इसमें हमारा ओपिनियन क्या है कि हम हमेशा बिज़नेस में लॉन्जेविटी देखते हैं। जैसे टाइटन का अच्छा अपडेट आया है, पर टाइटन शायद आपका 1-2 क्वार्टर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 आधे 2 साल तक ज़्यादा तेज़ ग्रो कर पाएगा। पर क्योंकि कल्याण से वो साइज़ में
बड़ा है और कल्याण आपका साइज़ में छोटा है, तो ऑब्वियसली आपका लॉन्ग टर्म में देखें तो कल्याण की जो सीएजीआर ग्रोथ है, वो छोटे बेस के चलते ज़्यादा बेहतर ही आएगी। तो उस हिसाब से हमको कल्याण से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन तो कल्याण की पहले से ही अट्रैक्टिव थी और अब करेक्शन की वजह से और भी अट्रैक्टिव हो गई है। आगे बढ़ते हैं, पीएन गडगिल के भी नंबर्स देख लेते हैं। तो गडगिल ने भी ओवरऑल अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। आप देखोगे सेल्स इनकी पिछले साल से 41% बढ़ी हैं। पिछले साल भी इनका Q1 में बी2बी गोल्ड बिज़नेस था। ये लो मार्जिन बिज़नेस था जिसमें ये गोल्ड की रिफाइनिंग करते थे। तो ये धीरे-धीरे कम करते आए हैं। वो सेगमेंट पिछले साल था, इस साल नहीं है, तो बेस बड़ा है लास्ट ईयर का। तो उस वजह से आप देखोगे तो ऐसे आपको कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ कम लगेगी, वरना आप अगर सिर्फ रिटेल सेल्स देखोगे ना इनकी, तो वो तो इनकी पिछले साल से यहाँ पढ़ पाओगे 56% बढ़ी हैं और कंसोलिडेटेड की वो 41% से ज़्यादा ग्रोथ है, जिसमें एसएसजी यानी आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो अभी हम आपको कल्याण के केस में भी बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, वो आपकी 46% रही है। बाकी ये अप्रैल से जून के दौरान मैनेजमेंट ने गोल्ड कॉइन्स और बार्स पर कम फोकस किया है, तो बुलियन सेल्स का इनके बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कम रहा है 22% पर, वरना Q4 में तो ये नंबर आपका 40% के करीब था। तो Q4 में सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर असल में ना वो आपकी एक तरह से लो मार्जिन सेल्स थी और उस टाइम मार्केट भी इस पर काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट किया था, तो शायद मैनेजमेंट अपनी गलती से सीख रहा है। ऐसे में शायद हमको इस बारी मार्जिन्स अच्छे देखने को मिले गडगिल के। हाँ, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा अपडेट है, पर गडगिल जो इतना बार प्रॉब्लम्स बनाए हैं ना, तो अब हम पर्सनली सिर्फ कल्याण और स्काई गोल्ड पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। गडगिल पर से एक तरह से हमारा मन उठ गया है। और एक और चीज़ जो इन्होंने अपने अपडेट में बताई कि ये जो अपने होम स्टेट्स के बाहर यूपी वगैरह में नए स्टोर्स खोल रहे हैं, वहाँ पर इनका जो स्टड रेशियो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। माने कि इनके जो बाकी महाराष्ट्र और गोवा के स्टोर्स हैं, उनसे बेहतर है। तो ये बता रहा है कि जो नए ज्योग्राफीज़ ऐड हो रही हैं ना, तो वहाँ पर इनके डायमंड और स्टडेड ज्वेलरी की सेल्स ज़्यादा रहेंगी और स्टड रेशियो इनका इम्प्रूव होता रहेगा और मार्जिन्स भी बेहतर होते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो 7वें नंबर पर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में उज्जीवन का अच्छा अपडेट आया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ आप पढ़ पाओगे कि इनके जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, वो पिछले साल से 25% बढ़े हैं और लोन बुक माने कि इन्होंने टोटल कितने लोन्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर 29% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इस ग्रोथ में जो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, वो आपका गोल्ड, हाउसिंग और व्हीकल लोन से आया है। और ये हमने आपको अपने पिछले बिज़नेस अपडेट में भी बताया था कि जो आपका गोल्ड लेंडिंग सेगमेंट है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है और ये सिक्योर्ड लोन्स पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि व्हीकल सेगमेंट में 85% की ग्रोथ आई है, हाउसिंग 41% ग्रो किया है। तो ओवरऑल उज्जीवन का अपडेट अच्छा है और ये जो आपको ग्रॉस लोन बुक के सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, यही लगभग-लगभग इनके डिसबर्समेंट्स माने नए लोन्स में भी यही आई है। इसलिए उस पर अलग से बात करने को रहने देते हैं और इनके एसेट क्वालिटी जो नंबर्स आए हैं, वो भी अच्छे ही हैं। अब हमारे पास थोड़ा-सा समय है, तो यहाँ पर हम एक और चीज़ पर बात कर लेते हैं कि कई बारी लोग हमसे पूछते हैं कि उज्जीवन अच्छा है या उत्कर्ष या अरमान। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम तो उज्जीवन को एज़ अ माइक्रो फाइनेंस लेंडर देखते भी नहीं हैं। उज्जीवन आपका ना एक यूनिवर्सल बैंक बनने की राह पर चल रहा है। जैसे थोड़े समय पहले इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी फाइल करी थी, जो आरबीआई ने रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि इनकी लोन बुक अभी उतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। पर आप देखोगे कि ये सिक्योर्ड लोन्स पर काफ़ी ज़ोर देते आए हैं। सिक्योर्ड लोन बुक यहाँ पर आप देखोगे कि 1 साल में साढ़े 45% से 50% प्लस हो गई है। तो अगर आपको एमएफआई प्ले करना है, तो आप उत्कर्ष, अरमान या आई फाइनेंस जैसे अन्य बिज़नेसेस को प्रेफ़र करो। हाँ, अगर आपको एक ग्रोइंग इमर्जिंग बैंक चाहिए, सीएसबी डीसीबी बैंक जैसे, तो आप हाँ, उज्जीवन को उस नज़रिए से देख सकते हो। तो ये फ़र्क समझना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपको माइक्रो फाइनेंस की साइकिल खेलनी है, तो उज्जीवन आपके लिए आइडियल बेट नहीं है। अब आखिरी में आयरन एंड स्टील कंपनीज़ को देख लेते हैं। तो पिछली बार की तरह लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी का भी अपडेट अच्छा आया है। इनका केपेक्स लाइव गया था, तब से ये अच्छे वॉल्यूम्स देते आए हैं। आप यहाँ पर पढ़ोगे कि आयरन ओर प्रोडक्शन इनका 53% ग्रो किया है और डीआरआई या डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन तो 131% ग्रो किया है। और पेलेट्स के लिए इनका जो पहला प्लांट है, वो 4 मिलियन टन्स की फुल कैपेसिटी पर चल रहा है। उस पर इनका हाल ही में पेलेट के लिए एक दूसरा प्लांट भी आया है। यहाँ पर भी 4 मिलियन टन्स में से ये 1.7 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन पर पहुँच गए हैं। उतना प्रोडक्शन देखने को मिला है।
तो इस बिज़नेस को हम पिछले 3-4 महीनों से कवर करना स्टार्ट किए हैं और ये बिज़नेस ओवरऑल आपका अच्छा करता आया है। अब लॉयड्स की बात हुई है तो फटाफट से जेटीएल और संभव स्टील को देख लेते हैं। अपडेट इनका कुछ ख़ास नहीं है पर बात कर लेते हैं बिकॉज़ हमने पिछले अपडेट में इनके बारे में पॉज़िटिव बोला था। तो हमें इन दोनों से एक्चुअली बेहतर उम्मीद थी और इनके पिछले क्वार्टर के अपडेट्स अच्छे आए थे। पर आप देखोगे कि इस क्वार्टर जेटीएल की जो वॉल्यूम्स हैं वो बस 18% ग्रो करी हैं, जबकि इनका एफवाई 27 फुल का गाइडेंस ही 30% का था। और बाकी संभव के भी वॉल्यूम्स हमको थोड़े से वीक लगे। हायर मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे जो आपके जीपी कॉइल्स हैं और पाइप्स हैं, तो वहाँ पर ज़रूर 49% की और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील पाइप में 56% की ग्रोथ आई है। पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में करीबन-करीबन आपका 50% का डिक्लाइन है और मेन स्ट्रक्चरल पाइप्स और ट्यूब्स में बस 12.5% की ग्रोथ है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पर आप देखोगे तो सब मिला के बस 16% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। तो अब हमको इनकी कॉन कॉल्स देखनी है कि इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है, बिकॉज़ हम पढ़ रहे थे कि जो आपके टीएमटी बार्स या सरिया होती है ना, उनके दाम गिरते आए हैं क्योंकि भारत के कुछ-कुछ हिस्सों में अनसीज़नल बारिश से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर फ़र्क पड़ा है। इसलिए हम थोड़ा-सा सावधानी बरत रहे हैं। कॉन कॉल में पता चलेगा कि ये जो पाइप्स और ट्यूब्स है इनकी नियर टर्म डिमांड और फिर प्राइसिंग कैसी रहने वाली है, तो वो हमें पता चलेगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज़ अर्निंग सीज़न देखिए अभी बस चालू ही हुआ है। तो आने वाले समय में हम इन्हीं सब बिज़नेसेस जो भी हम कवर करते हैं आपके लिए अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पर कमेंट्री ला रहे होंगे। तो आप याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके साथ ही हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।